हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर हेल्ड टू। तो जो जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउस पार्लियामेंट के, जो दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट की, जो जॉइंट सिटिंग होती है वो क्यों होती है? बस चार ऑप्शन है। इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको इलेक्ट करने के लिए। बी, इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। सी है अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग बिल, कि ऐसा कोई बिल अडॉप्ट करने के लिए जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट आएगा। या फिर डी है कंसिडर एंड पास अ बिल ऑन विच टू हाउसेज डिसएग्री, या फिर ऐसा कोई बिल पास करने के लिए जिसमें जो दोनों हाउसेज हैं वो सहमत नहीं है, तो इसलिए वो जॉइंट सिटिंग करते हैं। हमारा आंसर क्या है? ठीक है, कंसिडर एंड पास अ बिल ऑन विच टू हाउसेज डिसएग्री, जिसपे वो सहमत नहीं है दोनों हाउसेज ऐसा कोई बिल पास करने के लिए। आगे चलते हैं अब हम। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी ईयर। तो जो 1/3 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो कितने साल बाद रिटायर होते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है। 1 ईयर, यानी जो 1/3 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो 1 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। बी, सेकेंड ईयर, यानी कि 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। सी, थर्ड ईयर, यानी कि 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। या फिर डी, फिफ्थ ईयर, यानी कि 5 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? बी, सेकेंड ईयर। जो 1/3 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो जो दूसरे साल अपनी मेंबरशिप के रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा हैज टू बी पास्ड रिटर्न बाय राज्यसभा विद इन। तो जो कोई ऐसा मनी बिल होता है अगर, जो कि लोकसभा ने पास किया हुआ है, फिर जिसने कि राज्यसभा को भेजा है। मान लो कि जैसे कोई कोई मनी बिल है और वो लोकसभा ने पास करके फिर राज्यसभा को भेजा है, तो राज्यसभा को वो जो मनी बिल है वो या तो पास करना पड़ेगा या फिर रिटर्न करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा एक ही काम? और बस चार ऑप्शन है। 14 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर, या फिर 3 महीने के अंदर। और आंसर क्या है? 14 दिन के अंदर। यानी कि अगर लोकसभा कोई मनी बिल पास करती है तो राज्यसभा को भी वो मनी बिल या तो पास करना होगा 14 दिन के अंदर, या फिर वापस करना होगा 14 दिन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए किसी राज्यसभा मेंबर की इलेक्शन के लिए या फिर अपॉइंटमेंट के लिए? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। 35 साल, 30 साल, 25 साल, या फिर 40 साल। हमारा आंसर क्या है? 30 साल। ठीक है, तो कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? 30 साल एज होनी चाहिए अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है या फिर मेंबर अपॉइंट होना है राज्यसभा का। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, यानी पार्लियामेंट का एक मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? हमारे पास चार ऑप्शन है। 21 साल होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए, या फिर 35 साल होनी चाहिए। हमारा आंसर क्या है? बी, 25 साल। तो वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए कम से कम आपकी 25 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द पार्लियामेंट्री टर्म क्रॉसिंग द फ्लोर। तो इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो सही तरीके से डिफाइन करती है, यानी सही तरीके से एक्सप्लेन करती है किस चीज़ को? क्रॉसिंग द फ्लोर टर्म को। क्रॉसिंग द फ्लोर को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है क्रॉसिंग द फ्लोर को? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। ए है लीविंग द अपोजिशन टू ज्वाइन द पार्टी इन पावर, और वाइस वर्सा बाय अ पार्लियामेंट्रियन, कि जो अपोजिशन की पार्टी है उसको छोड़कर जो पावर में पार्टी है उसके पास जाना, किसी भी मेंबर के पार्लियामेंट के, तो वो कहा जाता है क्रॉसिंग द फ्लोर। या फिर कोई पावर में पार्टी है उसको छोड़ के ऑपोजिशन में चली जाए कोई मेंबर पार्लियामेंट का, तो भी उसको कहा जाता है क्रॉसिंग द फ्लोर। बी है एन अटेम्प्ट टू ऑक्यूपाई द सीट ऑफ सम अदर पार्लियामेंट्रियन, कि किसी और की सीट है, जो मेंबर है उसकी जो सीट है उसको लेना, वो कहा जाता है क्रॉसिंग द फ्लोर किसी दूसरे मेंबर के द्वारा। सी है लीविंग अ हाउस बाय अ मिनिस्टर इन बिटवीन इन ऑर्डर टू अटेंड द अदर हाउस, कि किसी मिनिस्टर के द्वारा किसी एक हाउस को छोड़ के दूसरे हाउस में जाना किसी दूसरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, दूसरे हाउस को अटेंड करने के लिए, तो उसको कहा जाता है क्रॉसिंग द फ्लोर। या फिर डी है
वॉक आउट बाय सम पार्लियामेंटेरियंस इन ऑर्डर टू बॉयकॉट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, कि कुछ मेंबर्स जो पार्लियामेंट के होते हैं वो हाउस से बाहर निकल जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, यानी कि मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो जो प्रोसीडिंग्स चल रही है हाउस में, मतलब कि जो भी काम चल रहा है हाउस में, उसको बॉयकॉट करना चाहते हैं, यानी कि उससे सहमत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? लीविंग द अपोजिशन टू जॉइन द पार्टी इन पावर और वाइस वर्सा बाय पार्लियामेंट्रियन, कि कोई अपोजिशन या पावर में पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है पार्लियामेंट में, तो उसको क्या जाता है? क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन कैन द स्पीकर एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट इन द हाउस, तो जो स्पीकर है उसका जो राइट होता है कि वो वोट कर सकता है हाउस में, ऐसा राइट वो कब एक्सरसाइज कर सकता है? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए, वेन एवर ही डिजायर्स, जब उसकी मर्जी है तब कर सकता है। बी, वेन एवर द हाउस डिजायर्स, जब भी हाउस चाहता है पूरा तब कर सकता है। या फिर सी है, ओनली इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, कि वो तभी ऐसा कर सकता है जब जो वोट्स हैं वो दोनों तरफ से इक्वल हो, यानी कि वो जो कोई रेजोल्यूशन पास करना है उसके अपोजिशन में भी उतना ही है और उसके फेवर में भी उतना ही है, तो वो उसको टाई ब्रेकर के जैसे यूज कर सकता है अपने वोट को। और डी है, वेन एवर हिज पार्टी डायरेक्ट्स, जब उसकी पार्टी बोलती है तब। हमारा आंसर क्या है? सी, ओनली इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, जब वोट बराबर बराबर होते हैं दोनों अपोजिशन और फेवर में, उस केस में जो स्पीकर है वो अपने वोट कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस मीन्स, तो जो प्रोरोगेशन होता है हाउस का उसका क्या मतलब होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। हाउस हैज़ बीन बॉट इन सेशन, कि जो हाउस है वो अब सेशन में आ गया है, यानी कि वो चालू हो जाएगा उसमें काम करना। बी है, द सेशन ऑफ द हाउस हैज़ बीन टर्मिनेटेड, कि जो सेशन है हाउस का वो टर्मिनेट हो गया यानी खत्म हो गया है। सी है, द हाउस इटसेल्फ स्टैंड्स टर्मिनेटेड, कि जो हाउस है वो खुद ही टर्मिनेट हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। या फिर डी है, नन ऑफ द अबव, कि ऊपर में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? बी, द सेशन ऑफ द हाउस हैज़ बीन टर्मिनेटेड, यानी कि जो सेशन चल रहा था हाउस का, कि किसी भी जो बात चल रही थी टॉपिक पे, वो खत्म हो गई है। ठीक है, वो टर्मिनेट हो गई है, तो सेशन ऑफ द हाउस हैज़ बीन टर्मिनेटेड। ठीक है, तो प्रोरोगेशन का क्या मतलब होता है कि जो सेशन है हाउस का इस बार का वो टर्मिनेट हो गया है, मतलब खत्म हो गया है। आगे चलते हैं अब हम। व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, द स्पीकर, तो अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हो रहा है जिसमें कि कंसिडरेशन में क्या है कि स्पीकर को हटाया जाए कि नहीं, तो उस केस में फर्स्ट है, डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, तो उस केस में जो स्पीकर है वो उन प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं लेगा हाउस की। सेकंड है, हैज़ नो राइट टू वोट, कि ऐसे प्रोसीडिंग्स के टाइम पे वो वोट नहीं कर सकता स्पीकर। या फिर थर्ड है, हैज़ अ राइट टू स्पीक इन द हाउस इवन दो ही शैल नॉट प्रिसाइड, कि वो चाहे तो बोल तो सकता है हाउस में लेकिन वो प्रिसाइड नहीं कर सकता, यानी स्पीकर के जैसे काम नहीं कर सकता वो, लेकिन बोल सकता है। तो हमारा आंसर क्या है? कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है, कि हैज़ द राइट टू स्पीक इन द हाउस इवन दो शैल नॉट प्रिसाइड, कि वो हाउस के अंदर बोल तो सकता है, अपना जो कुछ बोलना चाहता है वो बोल तो सकता है, लेकिन वो स्पीकर की तरह वो प्रिसाइड नहीं करेगा हाउस को, यानी कि जैसे वो स्पीकर प्रिसाइड करता है ना हाउस को, वैसे वो प्रिसाइड नहीं कर सकता हाउस को, हेड नहीं कर सकता, खाली बोल सकता है कुछ भी जो बोलना चाहे। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, थर्ड ओनली। आगे चलते हैं अब हम। राज्यसभा इज लेस पावरफुल देन लोकसभा इन टर्म्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल पावर्स बिकॉज, जो राज्यसभा है वो लोकसभा से कम पावरफुल है फाइनेंशियल पावर्स के मामले में। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहला है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द पासिंग ऑफ मनी बिल, जो कि वो पार्टिसिपेट नहीं करती है जब मनी बिल पास किया जाता है। दूसरा है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, क्योंकि जो राज्यसभा है उसमें कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। या फिर तीसरा है, बोथ ऑफ दी अबव, कि दोनों को, क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं ऊपर की इसलिए। या फिर डी है, नन ऑफ दी अबव, कि ऊपर की कोई चीज़ नहीं होती है इसलिए। हमारा आंसर क्या है? सी, यानी बोथ ऑफ दी अबव, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि राज्यसभा फाइनेंशियल पावर्स के मामले में क्यों कमज़ोर है? क्योंकि इसके अंदर जो कोई भी मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि राज्यसभा जो है वो अपनी मर्जी से कोई मनी बिल नहीं ला सकती है पास कराने के लिए। और उसके साथ साथ जब मनी बिल पास होता है जो लोकसभा पास करती है उस टाइम पे भी राज्यसभा पार्टिसिपेट नहीं करती
उसमें कोई हाथ नहीं होता राज्यसभा का, तो इसलिए वो फाइनेंशियल पावर के मामले में कमज़ोर होती है राज्यसभा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। Whose function is it to see that no money is spent out of the consolidated fund of a state without the authority of the legislature? कि किसका काम होता है कि वो ये देखे कि कोई भी जो पैसा है वो खर्च नहीं हो किसमें से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यानी जो कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का उसमें से, बिना लेजिस्लेचर की अथॉरिटी के। तो ऐसा कौन होता है जो ये चेक करता है? तो पास चार ऑप्शन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेक करती है। बी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी चेक करता है। सी है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन चेक करता है। या फिर डी नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं। हमारा आंसर क्या है? बी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सीएजी। ये ऑडिटर होता है अपने पूरे इसका, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका पूरा ऑडिटर होता है, मतलब जो भी गवर्नमेंट का काम होता है उन सबकी ऑडिटिंग यही करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ ऑडिटर होता है ये। तो ये चेक करता है कि कोई भी पैसा जो है वो कहीं स्पेंड तो नहीं हो रहा, मतलब कि खर्च तो नहीं किया जा रहा है कंसोलिडेट फंड में से बिना लेजिस्लेचर की अथॉरिटी से। ठीक है, और आंसर क्या होगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए